प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवि की रचना आंसू के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इन्होंने एक महाकाव्य आंसू काव्य भी लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने इस रचना को 1925 में प्रकाशित किया था और लगभग 133 पद्यांश इसमें संग्रहित किए गए हैं। आंसू काव्य को हिंदी छायावाद का मेघदूत काव्य भी कहा जाता है। जिस तरह से मेघदूत की रचना हुई थी, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, उसी तरह से ये एक विरह काव्य है। मेघदूत भी एक विरह काव्य था, तो उसी भांति आंसू काव्य भी छायावाद का मेघदूत कहा जा सकता है। इसको मेघदूत कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ लौकिक प्रेम और प्रेमजन्य अनुभव के बारे में भी बताया गया है कि प्रेम का जो स्वरूप है वो स्वार्थ रहित होता है। एक बार अगर तन मन या शरीर या आंखों में वह सौंदर्य का रूप समा जाता है तो फिर लाख कोशिश करने पर भी वह सौंदर्य का रूप हमारे मन से नहीं निकल सकता। सौंदर्य अपने आप में एक आकर्षण है। कवि के मन में भी एक नायिका के प्रति, एक प्रीतमा के प्रति एक प्रेम था, एक लगाव था। कहते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य हो सकता है कि उनका किसी के प्रति लगाव रहा हो। वही लगाव उनके आंसू काव्य में दिखाई देता है कि वो किस तरह से उस प्रेतमा की विरह में अपने आंसू गिराते रहते हैं, रोते रहते हैं। विरह की अतिशयता है और रहस्यात्मक रूप से सौंदर्यता का भी चित्रण किया गया है। नायिका सौंदर्य को यहाँ पर सर्वाधिक महत्व दिया है। उसके अंग प्रत्यंग का बड़े ही रोचक शब्दों में, एक एक शब्द में रसानुभूति करवाई है कवि जयशंकर प्रसाद ने। यद्यपि जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली के महान कवि माने जाते हैं, उन्होंने इस काव्य को भी खड़ी बोली में ही लिखा था। इसलिए ये कहा जाता है कि जब कवि जीवन में कभी किसी से उनका प्रेम रहा होगा, उनकी प्रीतमा उनसे रूठ कर चली गई, क्योंकि उनकी स्मृतियों में वह कभी नहीं गई। उनकी स्मृतियों में आज भी उस प्रीतमा की छवि बनी हुई है। वह छवि कभी मिट नहीं सकती, वह अमिट है। चाहे प्रेमी हमारा कितना ही निष्ठुर हो, किंतु उसके प्रति जो प्रेम है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि हमने रीतिकाल के कवि आपके घनानंद काव्य में पढ़ा कि किस तरह से एक पक्षीय प्रेम होने पर भी कवि घनानंद का प्रेमी हृदय सदैव धड़कता रहता है। कभी भी अपनी प्रियतमा का वो पालम या शिकायत नहीं करता, किंतु दुख इस बात का है कि उन्होंने अनदेखा किया उसे, अपने प्रियतम को। उल्टा प्रियतमा को उसके प्रति अपना प्रेम जताना चाहिए, लेकिन वो प्रेम का सौभाग्य उन्हें प्राप्त न हो सका। ऐसी ही भावना इस आंसू काव्य में भी हमें देखने को मिलती है। आंसू हमारे मन की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, मन की एक पुकार है। मन में उठने वाली भाव तरंगों को ये प्रकट करने वाला एक उपयुक्त माध्यम है। आंसू हमारी वेदना को कम कर देता है। आंसू कवि हृदय की उस वेदना को हमारे सामने प्रकट करता है, क्योंकि ये आंसू ही हमारी मनोस्थिति को प्रकट करने में सक्षम हो पाते हैं। कवि ने बड़ी काल्पनिकता से, बड़ी ही रोचकता से, कहीं कहीं प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य को भी सर्वाधिक महत्व दिया है। उनकी नायिका अद्वितीय सौंदर्य की मलिका है, बात ही सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रकृति से उसका गहना संबंध है, प्रकृति से उसका संबंध जोड़ा है कहीं, क्योंकि यहाँ रहस्यात्मक आ गया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आ गया है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कवि के लिए कि ये उनका एक व्यक्तिगत प्रेम था, किंतु बाद में ये आध्यात्मिक प्रेम की ओर अग्रसर हो गया और फिर यही प्रेम
बाद में लौकिक से अलौकिक रूप की ओर परिवर्तित हो गया। लौकिक का मतलब होता है इस संसार में रहते हुए किसी के प्रति लगाव होना, और जब वो नहीं मिलता है, वह प्रियतम नहीं मिलता है, तो वही दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल करके अलौकिक हो जाता है। यानी उस परमात्मा के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति विचारधारा उत्पन्न होने लग जाती है। तो इसी प्रकार की विचारधारा छायावादी कवियों में एक रहस्यात्मक अनुभूति का भी बोध इन पद्यांशों में होता है। आंसू काव्य जो है वो जयशंकर प्रसाद का एक महान काव्य है। यह उनकी अपनी हृदयगत पुकार है, जो उस अपने प्रेमी, निष्ठुर प्रेमी के प्रति अपने विचारों को व्यक्त किया है। बड़ी ही सुंदर शब्दों में अपनी भावों को अभिव्यक्ति दी है कवि जयशंकर प्रसाद ने। देखिए हमारा पहला जो पद्यांश है, देखिए, घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी। ये नायिका की सौंदर्यता है। कवि को प्रकृति में भी वही सौंदर्यता का आभास होता है। कवि ने अपनी प्रियतमा के आगमन पर, स्मृति के आगमन पर, वह उसकी स्मृति में वो कविता, घन का मतलब था बादल में, बादलों में सुंदर बिजली चमकती है, जिससे बादलों की आभा बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। बिजली में चपल, चपल यानी चपल का मतलब होता है चंचलता होती है, बहुत तेजी से वो दौड़ती है, और एक हल्की सी चमक यानी तेजी से वो चमकती है, किंतु बादलों को वो आशासित करवा देती है, बादलों की अनुभूति करा देती है, बादलों के महत्व को बढ़ा देती है। बादलों के अंदर ही रहती है, वो अपने रूप को छिपाए हुए, किंतु कभी कभी वे बादलों के बीच में तेजी से चमक जी जाती है। चपल का मतलब होता है तेजी से, चमक भी जाती है अचानक। तो उस समय प्रकृति का जो दृश्य है, यहाँ पर नारी का सौंदर्य भी आ रहा है, यहाँ पर नायिका का सौंदर्य भी आ रहा है। चपल चमक सी, अचानक बिजली चमक जाती है, चंचल, चपल यानी चंचल, बिजली चमक उठती है। आंखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी। आंखें हैं नायिका की, वो ऐसी है जैसे आसमान में छाए हुए काले बादल है। आंखों में काली पुतली यानी नायिका की आंखें, यानी आसमान में छाए हुए काले बादलों के समान उसकी काली पुतलियां हैं, जिसमें हमारी आंखें समाहित रहती है। पुतली में शाम झलक सी, और पुतली के बीच में श्याम वर्ण की जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन किया गया है, जैसे नीले आकाश के बीच में काले बादलों का, और काले बादलों के बीच में बिजली का चमकना प्राकृतिक सौंदर्य की आभा बढ़ा देता है। उसी तरह से नायिका के चेहरे पर सुंदर आंखें, काली आंखों के बीच में, काली पुतलियों के बीच में श्याम वर्ण की आंखें कवि को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह पुतलियों के बीच में समाहित आंखें उसकी हृदयगत पीड़ा को और अधिक जगा देती है। तो यहाँ नायिका की सौंदर्यता का भी चित्रण है, और साथ ही साथ प्रकृति का सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। तो इसमें दोनों ही है, नायिका सौंदर्य का भी चित्रण है और साथ में नायक सौंदर्यता का भी, यानी कि प्रकृति का भी चित्रण है और नायिका सौंदर्य का भी चित्रण है, उपमानित किया गया है। देखिए, प्रतिभा में सजीवता सी बस गई छवि आंखों में, एक थी लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। कवि कहता है मेरी नायिका, चाहे वो निष्ठुर हो, मेरे लिए मेरी प्रतिभा वो सजीव प्रतिभा थी, मुझे जागरूक करने में, मुझे कवि प्रतिभा को प्रदान करने में, मेरी कल्पनाओं को साकार करने में, मेरी नई सोच को उत्पन्न करने में वह मेरे लिए एक सजीव प्रतिभा के समान थी। मेरे अंदर कवि भावना को उत्पन्न करने का वो माध्यम थी, सजीव सी, यानी उसमें जीवन था जिसने मुझे जीवन दिया। वह मेरी प्रतिभा का आधार रही है, मेरी बुद्धि का आधार रही है। कवि जयशंकर ने प्रसाद ने कहा है, मैंने अपनी प्रियतमा को ही देख करके
उसके शारीरिक सौंदर्य को, उसके रूप सौंदर्य को देख करके ही अपनी कविता को सजीव बनाया। अपनी प्रतिभा का मैंने प्रदर्शन किया है। वो सजीव प्रतिभा है मेरे लिए। बस गई सू छवि आंखों में, वह नायिका जो सू यानी अच्छी श्रेष्ठ छवि, वह उसकी सुंदर श्रेष्ठ छवि मेरे आंखों में पूरी तरह से रच बस गई है। अर्थात वह सौंदर्य की धनी है नायिका। उसका अपार सौंदर्य मेरी प्रतिभा का कुशलता का प्रतीक है, क्योंकि उसी ने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। न वो नायिका होती, न मैं कविता लिखता। उसकी कविता ने, उसकी निष्ठुरता ने ही मुझे आंसू कविता लिखने के लिए विवश किया। मेरी कवि प्रतिभा को निखारने में मेरी उस नायिका का सर्वाधिक योगदान है। प्रतिभा में सजीव थी करने का मतलब था मेरी प्रतिभा को सजीवता प्रदान करने में उस कठोर नायिका का योगदान सर्वाधिक रहा है। बस गई सू छवि आंखों में, वह नई नवेली छवि, वह श्रेष्ठ छवि, सुंदरता की मलिका, वह नायिका मेरी आंखों में पूरी तरह से रच बस गई है। मैं उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। एक थी एक लकीर हृदय में, मेरे हृदय में एक ही लकीर यानी एक ही वह दृश्य था, एक ही बात थी, एक ही रेखा थी। वो रेखा थी मेरी उस अद्वितीय सुंदर की मलिका नायिका का वह रूप, जो एक हृदय में एक लकीर सी बन गई थी, यानी कि जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी वो अमिट लकीर थी, अमिट वो रेखा थी जो मेरे हृदय में सदैव विद्यमान रही। अर्थात नायिका की वह छवि जो अलग रही लाखों में। मैं लाखों लोगों से मिला, लाखों लोगों से मैं संपर्क में रहा, किंतु उस जैसी प्रतिभाशाली, उस जैसी सुंदरता की प्रतिमा मैंने कहीं नहीं देखी। वो लाखों में मेरे लिए सबसे अलग थी, वो मेरे लिए श्रेष्ठ थी, जिसे मैंने अपने मन से, जिसे मैंने अपनी पूर्णता से स्वीकार किया है। वो मेरे लिए लाखों में एक थी, लाखों में वो सबसे अलग थी, जिसे मैंने सर्वाधिक महत्व दिया, अपनी कविता में स्थान दिया, अपनी कविता का प्रतिमान उसे माना, कविता को आधार जिसे प्रदान किया। वो एक लकीर हृदय की वो मेरी नायिका थी, जिसे मैं कभी भूल नहीं सका, जिसे मैं कभी विस्मृत नहीं कर सका। वो मेरे हृदय में सदैव उसकी सुंदर छवि, उसकी आशावादी दृष्टिकोण मेरे सदैव मन में समाहित रहता है। यहाँ पर देखिए, माना की रूप सीमा है सुंदर, तब चीर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निशिम गगन में। आगे कवि कहता है कि मैं मानता हूं रूप की भी अपनी एक सीमा है, सौंदर्यता की भी अति सीमा है। किसी भी चीज का अति सौंदर्य होना उसकी कुरूपता का प्रतीक हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जैसे काव्य के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है, आभूषण, अलंकार के बिना काव्य बेकार है, व्यर्थ है। इसी तरह से नारी की रूप की भी अपनी एक सीमा है, यानी उसका भी एक दायरा है, उसका भी एक रूप की एक सीमा है। अगर वो अतिशोक्तिपूर्ण रूप से है तो वो नारी नहीं, वो देवी अवतार हो जाएगा फिर। इसलिए कवि कहता है कि रूप की अपनी एक सीमा है, सुंदरता की भी अपनी एक सीमा है, वह है सुंदरता। सुंदरता में अपने आप में एक रूप है, एक छवि है जो हमारे मन को आकर्षित करती है, वह है सुंदरता। प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयबोधक चिन्ह है, वह है सुंदरता। तब चीर यौवन में, चीर का मतलब होता है ऐसा यौवन जो कभी नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक चलने वाला यौवन। मेरे मन में, मेरे हृदय में उस नायिका का जो यौवन है, उसकी नायिका का जो जवानी है या युवा अवस्था है, मेरे हृदय में सदैव विद्यमान रही। कभी वह छवि धूमिल नहीं हुई, कभी वो पुरानी नहीं हुई, उसका यौवन ज्यों का त्यों बरकरार रहा। ऐसा हो नहीं सकता, समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन कवि कहता है कि रूप की अपनी एक सीमा होती है, वह है सुंदरता। और वही सुंदरता चिर यौवन का प्रतीक है। सुंदरता यौवन को बढ़ाता है, यौवन को और अधिक सुगम बनाता है।
पर समा गए थे मेरे हृदय में। उसका जो चीर यौवन है, आकर्षक सौंदर्य है, वो मेरे हृदय में पूरी तरह से समा गए थे, समाहित हो गए थे। यानी कि उस नायिका का यौवन मन में निशिन गगन में, मेरे मन रूपी निशिन यानी गहरे, जिसकी अपनी कोई सीमा ना हो, ऐसे शून्य आकाश में, हृदय रूपी आकाश में वह नायिका की सुंदर छवि मेरे हृदय में समाहित हो गई थी। मैं उसे पल भर भी भूल नहीं पाता। वही निशिन का मतलब होता गहरे गगन में, जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, मेरे मन रूपी अगाध उस गहरे आकाश में, गगन यानी आकाश में, उस नायिका की अबाध सौंदर्य जो था, अपार सौंदर्य था, वो पूरी तरह से समा गया था। उसका सौंदर्य ही मुझे सर्वाधिक कष्ट या पीड़ा देता है कि सुंदरता के प्रति मैं आकर्षित हुआ, मेरे मन रूपी आकाश में वो समा गई, अर्थात मेरे मन में पूरी तरह से वो रच बस गई। तो इस पद्यांश में भी नायिका के सौंदर्य के साथ साथ नायक के मन की उस गहराई को भी दिखाया गया है, जिसे नायिका के प्रति असीम प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, लावण्य सेलराई सा जिस पर भारी बलिहारी, उस कौमनीय को कला की सुषमा प्यारी प्यारी। कवि कहता है यहाँ भी नायिका की सौंदर्यता। लावण्य का मतलब होता है, लावण्य का मतलब होता है मन को भाने वाला, भाने वाला, भाने वाला, मन को भाने वाला। शीलराई सा, ऐसा ऐसा अद्वितीय सौंदर्य जो मन को भाता है। और शीलराई सा जिस पर भारी बलिहारी। लोग कहते हैं कि सुंदरता को नजर लग जाती है, तो लोग कहते हैं कि उस सुंदरता को बचाने के लिए नमक और राई का क्या करते हैं कि किसी न किसी तरह से वो मंत्रोच्चारित करके और फिर राई और नमक का उपचार करते हैं ताकि उसकी सुंदरता को कहीं नजर न लगे। कवि भी ऐसा ही कहता है कि मेरी जो नायिका है वो बड़ी सौंदर्य की, लावण्य का मतलब होता है मन को भाने वाला वह सौंदर्य। राइसा, सेल राइसा, सेल का मतलब होता है पहाड़, राइसा का मतलब होता है छोटा सा। इसके सौंदर्य का उपमान बहुत बड़ा है, किंतु मेरी दृष्टि में सौंदर्य की अपनी सीमा है, इसलिए उसे पहले शेल का मतलब पर्वत बता दिया और फिर राई के समान उसकी तुलना कर दी। अर्थात सौंदर्य की अपनी सीमा है, मन को भाने वाला वह सौंदर्य है और इस सौंदर्य को नजर न लगे इसके लिए लोग उपचार करते हैं। क्या करते हैं? जिस पर भारी बलिहारी। कवि कहता है कि मैं जिसकी सौंदर्य पर बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर करना, न्योछावर करना, बलिदान कर देना। मैं अपने आप को उसकी सुंदरता पर, उसके अद्वितीय रूप पर अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर हूं। उस कमनीय कला की, उस कमनीयता कला की वह नायिका है जिसका, कमनीयता का मतलब होता है रूप में अद्वितीय, कला की मलिका जिसमें अनेक प्रकार की ज्ञान हो, अनेक प्रकार की कलाएं हो, अनेक प्रकार की कलाओं की मलिका हो। इसी प्रकार की वह कमनीयता यानी कमल के कोमल पत्तों के समान उसकी कोमलता हो। वो कमनीयता यानी, कमनीयता का मतलब होता है सुंदरता, अद्वितीय, सुंदरता में अद्वितीय और कला की पारखी वह नायिका है जिसकी सुंदरता बड़ी ही कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वह सुंदरता है और कला की मलिका है, कला की पारखी है। जैसे कि हमारी श्रद्धा थी जिसमें विज्ञान, जिसमें चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, अनेक प्रकार की कलाओं की वो जानकार रखने वाली। तो उसी प्रकार ये भी कला की मार्मिकता है, कला की एक सुंदर मूर्ति है, सुंदरता की अद्भुत वह रूप है वह नायिका।
सुषमा थी प्यारी प्यारी, उसका जो रूप था, सुषमा यानी रूप, उसका सौंदर्य, सौंदर्य कह सकते हैं, उसका जो सौंदर्य था प्रातः काल की आने वाली सुषमा के समान था। प्रातः काल में आने वाली कोमल किरणों के समान वो प्यारा प्यारा वह रूप सौंदर्य था। नायिका का सौंदर्य लावण्यता से भरा हुआ था, कोमल कांत वो नायिका थी, कमनीयता से यानी सुंदरता से वो भरी हुई सुषमा थी प्यारी प्यारी, उसकी सुंदर छवि थी, वो सौंदर्यता की वो प्रतिमूर्ति थी। वो मेरे मन में मेरे लिए सबसे अधिक प्यारी थी, जिसको मैं सर्वाधिक महत्व देता था, जिसको मैं सर्वाधिक चाहता था, जिसके लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया, जिसके लिए मेरे आंसू निरंतर गिरते रहते हैं। जिस तरह से मेघदूत की वह नायिका के आंसू गिरते हैं, उसी बाती मेरे भी आंसू उस प्रियतमा के लिए सदैव गिरते रहते हैं। वह प्यारी सुषमा थी प्यारी प्यारी। सुषमा का मतलब होता है सौंदर्य की मलिका, सौंदर्यता से परिपूर्ण, वह मेरे लिए सबसे अधिक प्यारी प्यारी थी, सबसे अधिक चाहत भरी थी वो मेरे लिए। देखिए अगली पंक्ति में, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, फणी वाले मणियों के मुख पर भरा हुआ हीरों से। प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि ने इन पद्यांशों में भी बताया है, विदु का मतलब होता है चंद्रमा को, विदु यानी चंद्रमा। कहने का मतलब होता है कि नायिका जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जिस तरह से चंद्रमा की सुंदरता को बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है सुंदरता की। क्या कभी चंद्रमा की सुंदरता को कोई बांध सका है? नहीं। काली जंजीरों से, काली जंजीरों का मतलब यहां है नायिका के काले बाल, काले बाल। क्या काले बाल, काली जंजीरों का मतलब होता है काले बाल से, नायिका के काले बाल। मणि वाले फणियों का मुख, सुंदर मोतियों के समान उसके दांत, आकर्षित व छवि जिस क्यों भरा हुआ हीरों से, अर्थात उसका जो मुख है, फणियों का मतलब होता है सर्प, जैसे सर्प होता है वो मणिधर वाला होता है सर्प। कहते हैं कि वह उसकी जो मणि होती है वो बड़ा अमूल्य होती है, अमूल्य होती है, लेकिन यहाँ तो हीरो से भी ज्यादा कीमती थी मेरी हीरोइन, मेरी वह नायिका। उसका तो पूरा मुख जैसे एक सर्पनी का मुख, हीरो एक ही हीरे से भरा हुआ होता है, कहते फणी मणि होता है उसमें, जिसे मणिधर कहते हैं। लेकिन मेरी नायिका का तो पूरा मुंह किससे भरा हुआ था? हीरों से। कहने का तात्पर्य वो अमूल्य थी, वो इतनी सौंदर्यता की प्रतिमूर्ति थी कि उसका मोल हीरे भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर देखिए सुंदरता के बारे में ही नायिका के, बांधा था विदु को किसने, क्या चंद्रमा की सुंदरता को, चंद्रमा की आभा को, चंद्रमा की उस प्रकाश को कोई बांध सका है? नायिका के सौंदर्य भी वैसा ही है मुख पर, लेकिन इन काली जंजीरों से, लेकिन काले काले बालों ने उस चंद्रमा के समान मुख को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उसकी सुंदरता को काली जंजीरों से बांध दिया हो। और बांधने वाले कौन है? नायिका के काले काले बाल, चंद्रमा रूपी मुख को जिससे घेरा हुआ है, जो बांधा हुआ है। मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख, फणियों का मतलब होता है सर्प, ऐसा सर्प जो कहते हैं कि मुख में उसके मणि होती है, वो बड़ी अमूल्य होती है। लेकिन मेरी जो हीरोइन है, मेरी जो नायिका है, उसका तो पूरा मुख ही हीरो से भरा हुआ है, यानी वो तो सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, सुंदरता में अद्वितीय है। हीरो से उसका पूरा मुख भरा हुआ, अर्थात हीरो के समान उसकी चमक है, दांतों की बड़ा ही अद्भुत वह रूप है। वो फणिधर, मणि वाले फणियों का मुख, फणियों का मतलब होता है सर्प, जो मणि धारण करने वाला जो सर्प होता है उसका मुख बड़ा आकर्षक चमकीला होता है।
कहते हैं कि ऐसा नाक मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। क्यों भरा हुआ हीरों से, क्यों भरा हुआ हीरों से प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन मेरी जो नायिका है उसका तो पूरा मुख ही किससे भरा हुआ है, अनेक मणियों वाले हीरों से भरा हुआ है। अर्थात उसकी अद्वितीय सुंदरता, उसकी अद्वितीय दांतों की चमक मणियों से कहीं अधिक आभासित होती है। इसलिए यहाँ नायिका के सौंदर्य की ही तुलना की गई है। वो चंद्रमा से भी अधिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, सौंदर्य की आभासित करने वाली नायिका है। इसका उल्लेख इसमें किया गया है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, माणिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कवि ने यहाँ भी नायिका के सौंदर्य की तुलना की है। नायिका के सौंदर्य में उसकी नेत्रों की तुलना की है बड़े आकर्षक शब्दों में, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने नायिका के आंखों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आंखें ही सुंदरता का प्रतीक है। सुंदरता असुंदरता में अंतर करने का एक माध्यम है। आंखें ही सब कुछ देख पाती है, वही भेद कर पाती है क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है। देखिए, काली आंखों में कितनी यौवन के मद लाली, कहते हैं मेरी नायिका है, मेरी जो नायिका है उसकी काली काली आंखें, बड़ी काली आंखें, काजल उसने लगा रखा है तो आंखों का रंग भी काला है। यौवन के मद से वो भरी हुई है, जिसे आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे हैं, लाल लाल डोरे तैर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसके यौवन में मादकता है, वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह सुंदर नायिका है। काली काली आंखें हैं, उसकी काली काली आंखों ने मेरे मन को, मेरे मन को अपनी ओर अधीन कर लिया उसने। यौवन के मद की लाली, उसका यौवन मद से भरा हुआ है, यानी ऐसा यौवन है जिस पर गर्व किया जा सकता है। और आंखों में क्या है, एक लाल रंग का डोरा तेरा, यानी लालिमा से युक्त उसकी आंखें हैं। इससे यह तात्पर्य कि ये नव यौवना है जिसकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे हैं, जो आकर्षण का प्रतीक है। मणिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कवि कहता है कि उसकी जो आंखें हैं वो मणिक मदिरा के समान हो गई। मणिक मदिरा होती है, मदिरा का मतलब होता है शराब। जैसे मणिक मोतियों से भरी हुई किसी पात्र में शराब को डाला जाए तो कहते हैं कि शराब में मादकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वह मणिक मोतियों से भरा हुआ पात्र है। इसलिए अगर मणिक मोतियों से भरा हुआ कोई पात्र है और उसमें अगर शराब डाली जाए तो मदिरा का जो नशा है और अधिक बढ़ जाता है। किसने नीलम की प्याली, अर्थात उसकी जो आंखें हैं वो नीलम की प्याली के समान है, नीले रंग की है उसकी आंखें, नीले रंग की उसकी सुंदर आंखें। प्रश्नवाचक चिन्ह। नीलापन धारण किए हुए हैं, नीले आंखों वाली ऐसी सुंदर यौवना की मलिका, वह नायिका जिसका रूप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। कवि ने उनकी काली काली आंखों के ऊपर अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया। उसकी आंखों ने, उसके यौवन के मादकता ने, उसके रूप के आकर्षण ने कवि को अपने अधीन कर लिया। उसी की स्मृति में कवि आंसू बहाता है, क्योंकि वह तो केवल एक स्मृति मात्र बनकर रह गई। कवि ने जैसा सोचा था, विचार किया था, वैसा कुछ भी नहीं था। तिर रहा अतृप्ति जलधि में, नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेख काली। अंतिम इन पंक्तियों में कवि इस पद्यांश में कहता है, तिर रहा अतृप्ति जलधि में। जल्दी का मतलब होता है सागर, सागर। अतृप्ति का मतलब होता है, अतृप्ति का मतलब होता है संतुष्ट न होना। यानी उसका जो सौंदर्य है मेरे हृदय में तर रहा है, लेकिन
मैं पूरी तरह से उसके सौंदर्य से संतुष्ट नहीं हूं। जैसे सागर है, सागर की असीम सीमा होती है, लेकिन वो पृथ्वी से बड़ा नहीं हो सकता, उसकी अपनी सीमा है। तो उसी तरह से उसका जो सौंदर्य है वो सागर के समान है, अतृप्त सौंदर्य है। ऐसा सौंदर्य जिसको देखते रहने की ही लालसा सदैव बनी रहती है। जितनी आंखें उसके सौंदर्य को देखना चाहती है फिर भी संतुष्ट नहीं होती। उस समुद्र की भांति विशाल है उसकी सुंदरता, उस समुद्र की भांति उसका रूप है, वो मेरे हृदय रूपी सागर में समाया हुआ है। नीलम की नाव निराली, नीलम की नाव निराली, वह नीले रंग की आंखों वाली जो नायिका है, उसकी जो नाव का मतलब यहाँ आंखों से ही की है तुलना, जो काले काले तटों के बीच में वो नाव घूमती रहती है। निराली का मतलब होता है वो अनूठी है, यानी पुतलियों के बीच में नीले रंग की एक नाव, आंखों की तुलना नाव से की है ना, वो निराली है, बड़ी आकर्षक है। जैसे समुद्र के बीच में नाव तैरती रहती है, उसी तरह से आंखों के बीच में वह नीले रंग की जो सुंदर आंखें हैं वो बड़ी अनूठी है। ऐसा लगता है कि हृदय रूपी उस नीले रंग की आंख पूरी तरह से तैर रही हो। काला पानी बेलासी है अंजन रेख काली, काला पानी का मतलब होता है काले जल वाले सागर का किनारा। जैसे क्योंकि उसने अंजन का मतलब होता काजल, काजल नायिका ने अपनी आंखों में काजल लगा रखा, काजल की एक रेखा लगा रखी, अपनी एक लंबी लकीर खींच रखी है। ऐसा लगता है कि मानो ये काला पानी की कोई रेखा काली, अर्थात कोई तट हो या किनारा हो। कोई अंजन का मतलब होता है काजल, और काजल की जो रेखा है वो काला पानी का कोई किनारा हो। इस प्रकार से, क्योंकि नायिका ने जिस तरह से उन पुतलियों के बीच में जो काजल लगा रखा है वो काजल नहीं, ऐसा लगता है कि मानो उस काले पानी के बीच में किसी ने कोई तट बना दिया, कोई किनारा बना दिया हो, वह किनारा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नायिका के सौंदर्य का जो तुलना है वो रहस्यवादी तरीके से इसमें की है। कहीं नीलम की उसे नाव बना दिया, कहीं काले पानी की बेला बना दी, कहीं अंजन की रेखा बना दी, बहुत नामों से उसे कभी कभी अतृप्त जल्दी में सागर के समान मान लिया उसे। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो सभी भावनाएं इन पद्यांशों में प्रकट की गई है। तो यहाँ पर ये संपूर्ण सौंदर्य, ये केवल नायिका ही सौंदर्य को दिखाया गया है। नायिका सौंदर्य है ना। और अंजन की रेखा यानी काजल रेखा का मतलब होता है किनारा। ये जो काला काला जो किनारा है आंखों की, जैसे इस तरह से आंखों के बीच में ये किनारा, और ये है आंखें, तो ये क्या है, किनारा है, ये अंजन की रेख है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ कल्पना की है। बहुत ही सुंदर कल्पना है। ये नाव के समान है, नीली आंखें हैं, नीली आंखें हैं, और ये किनारा है, काले रंग का जो तट है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई किनारा है। यही किनारे से आंसू गिरते हैं, यही आंसू है नायिका के, जो काली काली आंखों के बीच में नायक के आंखों से गिरते रहते हैं। तो बड़े ही आकर्षक और रहस्यात्मक रूप में कवि जयशंकर प्रसाद ने इन पद्यांशों को प्रकट किया है और नायिका के रूप सौंदर्य की तुलना भी की है। उसकी नायिका सौंदर्य की मलिका है, भाषा की कोमलता और लाक्षणिकता इन सभी पद्यांशों की विशेषता है। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार या अनुप्रास अलंकार जैसे अलंकारों का प्रयोग सा से सी, इनमें जहां कहीं भी है वहां उपमा अलंकार, बिजली सी, चमक सी, झलक सी, तो जहां कहीं भी सा से समानता दिखाने का काम करते हैं वहां पर उपमा अलंकारों का प्रयोग
किया गया है। और साथ ही साथ समस्त जो पद्यांश है, इन समस्त पद्यांशों में नायिका के अद्वितीय अनूठे सौंदर्य को ही बड़े ही आकर्षक रूप में, बड़े ही मनभावन रूप में कवि ने हमारे सामने रखा है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कवि जयशंकर प्रसाद का मन उस निष्ठुर नायिका के प्रति चाहे कितना ही विरोधी हो, किंतु वह उसके मन की मलिका है। कभी उसकी विस्मृतियों को भुलाया नहीं जा सकता। कवि के हृदय में वह नायिका सदैव विराजमान रहेगी। कभी वह उससे अलग नहीं हो सकती, वंचित नहीं हो सकती। तो ये इन पद्यांशों में नायिका सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और देखिए इसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं, एक तो देखिए हम विशेषता देख सकते हैं, वो है खड़ी बोली का प्रयोग। एक तो जो विशेषता है इस कविता की, खड़ी बोली। दूसरी है नायिका सौंदर्य की चर्चा, वो तो पूरे पद्यांश में है। तीसरी जो विशेषता है, वो तीसरी विशेषता हम देख सकते हैं, वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कौन को भी सामने रखा है। रहस्यवादी भाव भी इसमें देखे जा सकते हैं। पांचवा, कल्पना का अनूठा प्रयोग। कल्पना का अनूठा प्रयोग, ये सभी चीजें हैं। और अगर हम छठा दृष्टिगत अगर हम करें तो वह प्रेम की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति ये भी है, क्योंकि बिना प्रेम के निष्ठुरता या प्रेम की वास्तविक रूप प्रेम ही होता है। प्रेम के कारण ही आंसू गिरते हैं। प्रेम ही अगर नहीं होगा तो फिर आंसू कहां से आएंगे। इसलिए सातवां में है विरह की अनुभूति। विरह की अनुभूति, यह आंसू काव्य की समस्त विशेषताएं हैं। आठवां है जो विशेषताओं में लिख सकते हैं, वो है अलंकार में रूपक या उपमा, इन दोनों अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। इसके अलावा खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त, खड़ी बोली के अतिरिक्त 10वीं विशेषता है तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग। 11वीं विशेषताओं को हम देख सकते हैं, वो है श्रृंगार। रस में वियोग श्रृंगार की प्रधानता। ये भी इसके अंतर्गत है। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो इस काव्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। आंसू काव्य नायिका की उस मनोदशा का चित्रण करता है, उस कवि की मनोदशा का चित्रण करता है जिसके लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हिंदी का मेघदूत इसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद आंसू का जो काव्य है, जिसमें पीड़ा है, गहन अनुभूति है, नायिका की निष्ठुरता की चित्रण है और भाषा की सरलता है, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग, ये सारे आंसू काव्य की विशेषताओं को दर्शाता है और बताता है कि आंसू काव्य एक कवि हृदय की मानसिकता को, उसकी दशा को प्रकट करता है।
कितनी ही बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, क्योंकि प्रथम जो छवि होती है नायिका की, उसका रूप सौंदर्य जो हमारे मन को आकर्षित करता है, वो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला होता है। तो छायावादी कवियों ने निराशावादी दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व दिया है। देखिए, ये भी एक मुख्य बिंदु है, निराशावादी। आप देखिए, कवि निराश भी है। निराश क्यों है? निराशावादी दृष्टिकोण क्योंकि उसकी प्रियतमा ने उसके साथ क्या किया? छल किया। वो उसको छोड़कर चली गई, उसने निष्ठुरता दिखाई, उसी निष्ठुरता के प्रति आंसू प्रकट हुए हैं। अगर निष्ठुर नहीं होती तो निराशा नहीं होती तो आंसू नहीं गिरते, किंतु प्रियतमा की निष्ठुरता ने कवि हृदय को चीर दिया है, उसको विदीर्ण कर दिया है। इसलिए ये पीड़ा स्वतः प्रकट होती है निराशा के रूप में, क्योंकि छायावादी कवियों में निराशा भावना को भी सर्वाधिक महत्व दिया गया। केवल सौंदर्य के ही प्रतिमा को महत्व नहीं देते थे, नारी सौंदर्य को ही महत्व नहीं देते थे, बल्कि वो निराशा को भी कहीं न कहीं ढूंढते थे। और इसी निराशा ने छायावादी कवियों के प्राण ले लिए। पतन का कारण ही निराशावादी भावना थी। इसलिए कभी भी आंसू गिराते हुए निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और सोचता है कि मेरी वह सुंदर छवि, मेरी वह नायिका मलिका की सुंदरता की मलिका, न जाने अब उसके कब दर्शन होंगे। तरह तरह की काल्पनिकताएं कवि के इस आंसू काव्य में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यह हमारा तीसरा पद था आंसू का, जो कवि जयशंकर प्रसाद की रचना से लिया गया था। और आगामी जो हमारे शेष जो पद्यांश इस आंसू काव्य के जो बच गए हैं, रह गए हैं, उनका अध्ययन भी हम यथाशीघ्र करेंगे। और ये इस तरह से जो शेष पद्यांश है उनका अध्ययन हम आगामी कालांश में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यथाशीघ्र जल्दी ही हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।